उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर फर्स्ट मेजरमेंट ख़त्म हो गया था, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ये अपने पास आप नोट करें। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, 1 मीटर 3.28 फीट, 1 यार्ड आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 3 फीट विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर। लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ डिस्टेंस. This is the distance traveled by light in vacuum in 1 complete year. 9.46 multiplied by 10 to the power 15 meter या 9.46 पेटामीटर भी इसको हम कहते हैं। 1 माइल 1.609 किलोमीटर या 1609 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10 to the power -10 मीटर। माइक्रोन 10 to the power -6 मीटर। मास स्लग आपके पास जो है, ये आपके पास एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट है, और 1 स्लग आपके पास है 14.6 किलोग्राम के बराबर है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 यूनिट 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। 1 टन 907.2 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन 1000 किलोग्राम। 1 पाउंड मास 0.4536 किलोग्राम। पाउंड मास 0.4536 किलोग्राम। 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन्स। 1 पाउंड फोर्स, ठीक है, यहां पर पाउंड मास है, यहां पर पाउंड फोर्स है। 1 ल्यूब LUOB ल्यूब या LB 4.45 न्यूटन के बराबर है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है। अब अगर मैं एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिख लो, एनर्जी 1 जॉल 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 अर्ग ERG 1 अर्ग किस चीज के बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूं कि 1 जॉल आपके पास जो है, दिस इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स। 1 joule is equal to 10 to the power 7 ergs. 1 electron volt 1.6 multiplied by 10 to the power -19 joule, ठीक है। और अगर मैं लूं 1 कैलोरी आपके पास है, दिस इज इक्वल टू 4.2 joule. कैलोरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी आपके पास जो है एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, दिस इज इक्वल टू 252 कैलोरीज। या ये आपके पास 1000, ये 252 को आप 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 1058 जॉल आ जाता है। 4.2 को आप 252 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 1 BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को 1 किलोवाट आवर भी हम कह सकते हैं। 1 किलोवाट आवर भी हम इसको कह सकते हैं। और 1 किलोवाट आवर आपके पास जो है, ये किस चीज के बराबर है? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 6 जॉल, ठीक है। तो 1 BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आपके पास, और ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में 252 कैलोरीज के बराबर है, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ये आपके पास एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद करना होगा, इसके कोई दूसरा सोल्यूशन है नहीं आपके पास, ठीक है। तो इसको आपने याद करना होगा। बाकी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है। अभी मैं सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, विच इज अबाउट द वेक्टर। चैप्टर नंबर 2 विच इज अबाउट द वेक्टर्स। देखिए, हमारे पास 2 किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है
जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके पास स्केलर्स हैं। याद रखिए, अगर हम स्केलर्स को डील कर रहे हैं तो आम मैथमेटिकल रूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम आम नंबर्स को ऐड करते हैं, इसी तरह आप टाइम्स को भी ऐड करें, मास को भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्केलर्स को भी आप उसी तरह ही सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मास आप देखिए, अगर मैं कह दूं कि द मास ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोग्राम, बस काफी है इसको समझने के लिए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप दुकान में जाए और दुकानदार को आप कह दें कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे, तो दुकानदार समझ जाते हैं वो आपको 1 किलोग्राम शुगर देगा। स्केलर है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कभी आपने इस तरह नहीं कहा होगा कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे आसमान की तरफ या मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम, तो आप कहते 1 o'clock, काफी है उसको समझने के लिए। कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि 1 o'clock आसमान की तरफ और 2 o'clock हमारे घर की तरफ और इस तरह। नो। सो स्केलर्स की स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखिए, वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरोहेड। आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरोहेड। ठीक है, तो आपके पास जो लेंथ है, लेंथ आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो हेड आपके पास जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ग्राफिकली आप वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंबॉलिकली अगर मैं लिख लूं ए वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आप बोल्ड फेस लेटर में लिख लें। ठीक है, बोल्ड फेस लेटर में लिख ले या इस तरह आप लिख ले, ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वेक्टर में। अच्छा, अब आपके पास वेक्टर अलजबरा रूल्स, वेक्टर अलजबरा रूल्स है आपके पास। अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, वेक्टर प्लस वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्लस स्केलर, याद रखिए ये हमेशा वेक्टर प्लस स्केलर ही होगा। इसका मतलब है कि वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वेक्टर को ले, ठीक है, और उसको आप एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको या तो स्केलर देगा या आपको क्या देगा, वेक्टर देगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट आपके पास जो है आंसर आएगा। अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट मस्ट बी अ वेक्टर। और इसके साथ एग्जांपल है P is equal to mv, mass is a scalar, velocity is a vector। तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, where momentum is a vector। ठीक है, अगर आप किसी स्केलर नंबर को 1 2 3 वगैरह, ये स्केलर नंबर है, अगर आप वेक्टर के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तब भी आपके पास वेक्टर आएगा। और सिक्स्थ रूल आपके पास ये है, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल। याद रखें, वेक्टर डिवीजन आपके पास जो है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर डिवीजन आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें।
तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स को आप वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको स्केलर भी दे सकता है या वेक्टर भी दे सकता है। अगर आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा। अगर आप एक स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर डिवीजन आपके पास है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स वाई, दिस इज जेड। ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी आपके पास 90, ये भी आपके पास 90। ठीक है, एंड दे ओवरलैप एट अ सिंगल पॉइंट, और जो ओवरलैपिंग पॉइंट होते हैं इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू प्लेन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इसको हम प्लेन्स में 2D में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए अगर मैं एक्स वाई जो है डायमेंशन सिस्टम लूं और मैं एक वेक्टर को अगर बना रहा हूं, ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर, दिस इज थीटा। ठीक है, ये थीटा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है। थीटा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, और ओरिजिन से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास थीटा जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास है कुछ सम इंपोर्टेंट वेक्टर्स, कुछ इंपोर्टेंट वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, वो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन आपके पास सेम हो। दिस इज ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, तो आप अगर देखें, अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन आपके पास सेम हो तो थीटा आप देख सकते हैं, थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा। डायरेक्शन इज सेम, इसका मतलब यह है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0। याद रखिए, पैरेलल वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड और स्टार्टिंग पोजीशन को नहीं देखते, हम सिर्फ सेम डायरेक्शन को देखते हैं। मैग्नीट्यूड अगर सेम हो या सेम ना हो, स्टार्टिंग पोजीशन अगर सेम हो या ना हो, बट इफ द ओनली डायरेक्शन इज सेम, तो फिर इसको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर आपके पास जो है, अगर मैं ये लूं C, ठीक है, और मैं ये लूं दिस इज D, अगर आप थीटा को देखें, ये आपके पास 180 डिग्री होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो दो वेक्टर्स जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो या ना हो, स्टार्टिंग पोजीशन अगर सेम हो या ना हो, बट इफ द टू वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये irrespective of magnitude and starting position, तो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इक्वल वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर हम वेक्टर्स को कहते हैं इक्वल वेक्टर। ये आपके पास A, ये आपके पास B वेक्टर्स। ठीक है, आप देखिए लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू B, प्लस साइन और प्लस साइन। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर चले लिख लेता हूं A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, ये प्लस प्लस। ठीक है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं माइनस A इज इक्वल टू माइनस बी। तो देखिए साइन भी सेम है और इक्वलिटी भी है। तो सेम साइन का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, और इक्वलिटी का मतलब आपके पास होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम साइन इक्वल डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपके पास इक्वलिटी साइन इक्वल मैग्नीट्यूड आपके पास होगा। तो अगर दोनों साइड्स पे साइन सेम हो और इक्वलिटी साइन भी हो,
माइनस माइनस इक्वलिटी, प्लस प्लस और इक्वलिटी, इट मींस द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। मैं इस तरह भी कह सकता हूं टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, स्टार्टिंग पोजीशन सेम हो या ना हो। अगर मैं यहां पर पेशावर में 10 मीटर ईस्ट चला जाता हूं, ठीक है, और कोई बंदा कराची में 10 मीटर ईस्ट चला जाता है, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। 4 आपके पास जो है नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। ये आप देख सकते हैं, दिस इज ए और ये आपके पास बी, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी, और मैं लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब देखिए, एक साइड पे आपके पास प्लस साइन है, प्लस साइन, दूसरी साइड पे आपके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, और बी आपके पास है दिस इज इक्वल टू द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी आपके पास है दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी और बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। डायरेक्शन आपके पास जो है दिस इज आर्बिट्ररी, डायरेक्शन आपके पास होते दिस इज आर्बिट्ररी। अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कह दें तो वेस्ट डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दें, ठीक है, तो आपके पास साउथ डायरेक्शन जो है वो आपके पास जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें। तो नेगेटिव वेक्टर्स जो है सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो आप a इज इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं या b को आप माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास फोर्थ इंपॉर्टेंट वेक्टर आपके पास बन गया। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं नल और जीरो वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर, ठीक है। नल और जीरो वेक्टर का मतलब ये होता है विच है जीरो मैग्नीट्यूड, which is zero magnitude and arbitrary direction, which is zero magnitude and arbitrary direction, इसको बेसिकली हम नल या जीरो वेक्टर कहते हैं। तो ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और अगर आप डॉट से इसको डिनोट करें, ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डॉट, ठीक है। और डॉट ओरिजिन से लिया गया है, तो डॉट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। अब देखिए, यही मैं ले रहा हूं, अगर मैं लिख लो a इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी को आप उस साइड पे शिफ्ट करें तो a प्लस बी आपके पास ये नल वेक्टर होगा। ये नल वेक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, अगर मैं इस तरह लिख लो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों तो वेक्टर है और जीरो स्केलर है, तो वेक्टर का सम इज इक्वल टू स्केलर, जो कि गलत है। तो इसलिए फिर हमने नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। द सम ऑफ टू वेक्टर्स विच आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर is always equal to a null vector। ये देखिए ना, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, the sum of two vectors, the sum of two vectors which are negative vectors of each other, this will be always equal to a null or zero vector। ऐसे दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हो,
अगर उसका आप सम ले लें तो आपको नल वेक्टर देगा या आपको जीरो वेक्टर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका स्टेटमेंट बन जाएगा। हां, अगर मैं इस तरह लिख लूं कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स विच आर द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, ये आपके पास जीरो होगा। याद रखें, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मतलब होता है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स which are negative vectors of each other। ठीक है, तो वो आपके पास जीरो होगा, वो नल वेक्टर होगा, ये आपके पास जीरो होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ये देखिए ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी which are the negative vectors of each other, this is always equal to zero, मैग्नीट्यूड ऑफ सम। ठीक है, लेकिन अगर मैं ए और बी मैं इस तरह लू कि ए आपके पास दिस इज इक्वल टू माइनस बी, तो इसका मतलब यह है कि ए मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो है और बी मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो है, लेकिन दोनों ए और बी वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है। अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड्स लेकर इसको सम करूं, वो आपके पास नॉन जीरो होगा और इसका स्टेटमेंट आपके पास बनता है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, the sum of magnitudes of A and B which are negative vectors of each other। अगर आप थोड़े से स्टेटमेंट को देखें, ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है। ये आपके पास क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स व्हिच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक बात याद रखिए इन दोनों स्टेटमेंट में, अगर आप देखें ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम है, मतलब सम लेकर फिर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सम का मतलब क्या होता है, आप सम करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो तो जीरो होता है, क्योंकि आपके पास दो वेक्टर्स जो कि नेगेटिव है उसका सम जीरो है, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। लेकिन अगर ए और बी जो कि नेगेटिव वेक्टर्स है, अगर इन ए और बी का मैग्नीट्यूड्स का आप सम मालूम करें तो वो नॉन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूं, यहां पर मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, कि आपके पास है, लेट्स सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट, बी वेक्टर आपके पास जो है 10 मीटर वेस्ट, तो मैं अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं वो 10 मीटर है, अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूं वो 10 मीटर है। ठीक है, नॉन जीरो है ना, तो अगर मैं इनके मैग्नीट्यूड्स का सम लूं वो 20 मीटर होगा, विच विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ये आपके पास सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है, मतलब मैग्नीट्यूड्स का सम आपने ले लिया। और अगर मैं इस तरह लिख लो, मैं इसको इस तरह लिख लो कि आपके पास ए प्लस बी, ये आपके पास 10 मीटर ईस्ट, ठीक है, प्लस 10 मीटर वेस्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी 10 मीटर ईस्ट प्लस 10 मीटर वेस्ट को मैं लिख सकता हूं माइनस ईस्ट। ठीक है, मैंने वेस्ट को माइनस ईस्ट क्यों लिख लिया, अब देखिए आपके पास माइनस ईस्ट मीन अपोजिट टू ईस्ट वेस्ट होता है, माइनस वेस्ट ये आपके पास ईस्ट होता है, माइनस नॉर्थ वो आपके पास साउथ होता है, माइनस साउथ वो आपके पास नॉर्थ होता है। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट माइनस 10 मीटर ईस्ट, ये आपके पास नल वेक्टर आ गया, ये आपके पास नल वेक्टर आ गया है, क्योंकि ई डायरेक्शन भी इसके साथ ये, तो आपके पास ये नल वेक्टर आपको देगा। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है, नल वेक्टर। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूं
तो a प्लस बी तो 0 है और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपके पास 0 है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ सम है और वो आपके पास सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स है। तो कंक्लूजन ये है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, this will be not equal to 0. But the magnitude of the sum of two vectors a and b, the magnitude of sum of two vectors a and b, this is equal to 0. ये आपके पास 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट जो है कंडीशंस है नेगेटिव वेक्टर्स में। ठीक है, सेम नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों में आपके पास फर्क है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स आर नॉन जीरो, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स आर 0। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ। अब फिफ्थ में ले रहा हूं, यूनिट वेक्टर which has one magnitude and has specific direction। ठीक है, इसको बेसिकली हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। वो वेक्टर जिसका वन मैग्नीट्यूड हो और वो आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहा है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास, यूनिट वेक्टर हैज अ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, और सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर उसके ऊपर केप, बी वेक्टर उसके ऊपर केप, ठीक है, सी वेक्टर इसके ऊपर केप। ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके पास क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ए यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर, सी यूनिट वेक्टर, ये केप बेसिकली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला आपके पास भी ये है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, यूनिट वेक्टर, अगर आप वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें तो ये आपको यूनिट वेक्टर देगा। द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर, आप ए वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, ये आपको यूनिट वेक्टर देगा। ठीक है, और इसका मिसाल मैं आपको देता हूं, अगर मैं लूं डी, ये आपके पास एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल ए वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट में ले लेता हूं, बस डिस्प्लेसमेंट आपके पास 10 मीटर ईस्ट। ठीक है, अगर मैं यूनिट वेक्टर मालूम करूं 10 मीटर ईस्ट डिवाइड बाय 10 मीटर, मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, तो ये आपके पास कैंसल। डी यूनिट वेक्टर आपके पास जो है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर आप लोग देखें, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1, मैग्नीट्यूड 1, और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करता है। तो देखिए, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 और स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो देखिए, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है द रेशियो ऑफ वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सेम वेक्टर। ठीक है, ये आपको यूनिट वेक्टर देता है, जो कि एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो अब आपको पता है, अगर मैं 3D में लिख लूं, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, दिस इज द वेक्टर इन 3D। i आपको पता है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j यूनिट वेक्टर ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, k यूनिट वेक्टर ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। axi प्लस ayj प्लस azk, अगर मैं यूनिट वेक्टर लूं तो axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड a। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला उम्मीद है आप लोगों को आता होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपके पास फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर एंड दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास ये होता है, ये मैग्नीट्यूड या a, ठीक है,
और इसको मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अंडर द रूट. द स्क्वेयर रूट ऑफ सम, the square root of sum of square of the magnitude of the components of a vector. The square root of sum of square of component of a vector is equal to the magnitude of a vector. And the ratio of vector to the magnitude of a vector is equal to a unit vector or direction of a vector. ठीक है, ये magnitude. और अगर मैं लिख लूं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देगा. तो ये ज़हन में बिठा दें, अगर आप वेक्टर का रेशियो ले लें उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, वो आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन देगा. और अगर आप स्क्वायर रूट of sum of square of the component, square root of sum of square of the component of a vector, वो आपको मैग्नीट्यूड देगा. तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आपको यूनिट वेक्टर देगा. अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ठीक है, अगर एक एमसीक्यू में लिख लो द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर 2i plus j plus k will be dash. ठीक है, तो ए ऑप्शन में लिख लेता हूं i प्लस j प्लस k, बी ऑप्शन 2i डिवाइड बाय अंडर रूट 6 प्लस j डिवाइड बाय अंडर रूट 6 प्लस k यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय अंडर रूट 6. सी ऑप्शन आपके पास जो है that is 2i plus j plus k divided by 6. और डी ऑप्शन आपके पास जो है that is i j k. तो आप ये बताएं कि आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर का क्या होगा. तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें. 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपको अंडर द रूट ऑफ 6 देगा. ये आपको क्या देगा? अंडर द रूट ऑफ 6 ये आपको देगा. तो देखिए आप लोग, अंडर द रूट ऑफ 6 किस में है? ये आपके पास यूनिट वेक्टर है. 2i यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय रूट 6, j यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय रूट 6, k यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय रूट 6. क्यों? क्योंकि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, axi डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ayj डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस azk डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. इसको बेसिकली हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. तो अगर आप किसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें, वो आपको यूनिट वेक्टर देगा. ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल, मतलब मेरे कहने का ये है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं. ठीक है, axi डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ayj डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस azk. ठीक है, azk डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. मैं इस a यूनिट वेक्टर को इस तरह भी लिख सकता हूं, axi डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड प्लस ay डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड प्लस azk डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड. इसको भी बेसिकली हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. ठीक है, तो आपसे इस किस्म के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वेक्टर विल बी पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. तो याद रखिए, आपके पास एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसी वेक्टर के पैरेलल होता है. तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, व्हाट विल बी द वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू 2i प्लस j प्लस k. इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? तो यही आंसर होगा, यूनिट वेक्टर ही उसी वेक्टर के पैरेलल आपके पास होगा. तो मैं अगर लिख लो कंक्लूजन में इस तरह लिख सकता हूं कि ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू ए यूनिट वेक्टर. मैं इस तरह इसको लिख सकता हूं, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये उसका यूनिट वेक्टर. ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वो आपको ए वेक्टर देगा. ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया.
ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ये मेरे ख्याल में 6 नंबर पे हो गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विच लोकेट अ पॉइंट with respect to origin। ठीक है, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, this is always drawn from origin of coordinate system। ये हमेशा origin से हम ड्रा करते हैं। this is always drawn from the origin of a coordinate system। ये आपके पास x, ये आपके पास y। ठीक है, अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा करूं, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज पॉइंट P और ये उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो R आपके पास ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और R को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑरिजिन से ड्रा है। ठीक, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं इन 3D। अगर 3D में हो तो R आपके पास xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ये आपके पास 3D में है पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं कि एक मॉस्किटो है, अगर मैं एक MCQ बना लूं, मॉस्किटो इज फ्लाइंग इन अ रूम whose coordinates are 1 2 3 meter from some corner of room, then position vector of mosquito will be डैश। ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स, ये x, ये y, ये z। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा i यूनिट वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k। बी ऑप्शन आपके पास जो है 3i प्लस 2j प्लस k। सी ऑप्शन आपके पास है 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6ij k। और डी ऑप्शन में लिख लो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या होगा? तो आप ये देख ले, x, ये आपके पास x, ये y, ये z, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्यों? क्योंकि इसके साथ यूनिट है मीटर। यहां पर तो आपको ये नजर आएगा, लेकिन इसके साथ यूनिट नहीं है। ठीक है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट करेंगे कि दिस इज करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्यों? इसके साथ मीटर यूनिट है, लेकिन यहां पर मीटर नहीं है। इसका आंसर आपके पास ये होगा i प्लस 2j प्लस 3k और ये आपके पास मीटर। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपके पास नहीं है ऑप्शन में। तो नन ऑफ दीज इज द आंसर। ठीक है, मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं 1 मीटर i प्लस 2 मीटर j प्लस 3 मीटर k। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और इन दोनों में एक भी नहीं है ऑप्शन में। तो none of these is the answer। अगर मैं आपसे पूछूं what will be the distance of the mosquito from this corner, ठीक है, इस मॉस्किटो का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम दिस कॉर्नर? तो इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 अंडर रूट 14 मीटर डिस्टेंस होगा इस मॉस्किटो का इस कॉर्नर से। अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ फार द मॉस्किटो फ्रॉम द ऑरिजिन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम दैट ऑरिजिन, तो इसका मतलब ये आपसे डिस्टेंस मांगा गया है। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। ये आपके पास डिस्टेंस या हाउ फार द मॉस्किटो फ्रॉम द ऑरिजिन आपके पास बन जाएगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, आप इसको जहन में बैठा दें। बाकी इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बुक में नहीं है, लेकिन जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, ठीक है, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये आप पढ़ लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।